तो देखो अपन पढ़ रहे थे टेस्टिस के बारे में, है ना। टेस्टिस में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर वाली को बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरी जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है वो अंदर की तरफ क्या बन जाती है? धस जाती है और क्या बना लेती है? वृषण पिंड बना लेती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना लेती है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं? 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो ये येलो कलर में जो बनाई है वो क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं, तो इनमें शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो शुक्राणुओं का जो काम है वो नर के अंदर है वृषण में या फिर मादा के अंदर है? शुक्राणुओं का जो काम होता है वो नर में होता है कि मादा में होता है? नर में होता है। निषेचन जो होता है शुक्राणु का काम क्या होता है? अंडे के साथ में फ्यूज होना। वो जो कहाँ पे होगा? मादा में होगा कि नर में होगा? मादा में होगा। तो अब इनको यहाँ से कहाँ पे भी तो पहुंचाना पड़ेगा, मादा के अंदर पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से अलग अलग डक्ट निकलती है। क्या निकलती है? अलग अलग डक्ट निकलती है जिसमें शुक्राणु परिवहित होते हैं। इससे ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं। और ये एक क्या बना लेती हैं? जालनुमा संरचना बना लेती है। क्या बना लेती हैं? जालनुमा संरचना बना लेती हैं। इसमें शुक्राणु का निर्माण हुआ। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से शुक्राणु इस नलिका के एक सीधी नलिका के माध्यम से कहां पे आ जाते हैं? इस जालनुमा संरचना में आ जाते हैं। फिर इस जालनुमा संरचना से क्या निकलती है? बहुत सारी वासा एफरेंसिया निकलती है। क्या निकलती हैं? वासा एफरेंसिया निकलती हैं। और ये जो सारी वासा एफरेंसिया वो किसमें उत्पन्न हो जाती हैं? एक अति कुंडलित संरचना। किसमें? एक अति कुंडलित संरचना जिसको बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोला जाता है इसको? अधिवृषण। उसमें ओपन हो जाती है। और ये जो अधिवृषण होता है वो आगे चल करके किसमें ओपन हो जाता है? वास डिफरेंस में, शुक्र वाहक में। तो ये जो होता है अधिवृषण है, अधिवृषण के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है कैपट। क्या बोला जाता है? कैपट। अच्छा, अपन जो कैप लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? हेड पे लगाते हैं। हेड मतलब कौन सा है? सबसे अपना टॉप वाला पार्ट है। तो ये देखो अधिवृषण का सबसे टॉप वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको क्या बोल दिया? कैपट बोल दिया। ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है कार्पस। क्या बोला जाता है? कार्पस। और सबसे एंड वाला जो होता है ना इसको बोला जाता है कॉर्डल। क्या बोला जाता है? कॉर्डल। कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ। क्या होता है? पूंछ। तो ये सबसे एंडिंग वाला पार्ट है। और ये जो एक नलिका होती है इसको क्या बोल दिया जाता है? वास डिफरेंस। क्या बोल दिया जाएगा भाई? वास डिफरेंस। ये देखो बहुत सारी जो निकल रही है ना इनको बोल दिया जाता है क्या? वासा एफरेंसिया। क्या बोल देंगे इनको? वासा एफरेंसिया। शुक्रवाहिनियां। वासा का मतलब होता है बहुत सारी। ये देखो एक ही है, ये कैसी होती है? बहुत सारी होती है। ठीक है। जो ये नेटवर्क बन जाता है इसको बोल दिया जाता है वृषण जालक। क्या बोल देंगे? वृषण जालक, रेटे टेस्टिस। ठीक है। अब देखो इसका शुक्राणुओं को अपन को यहाँ तक का एक क्या निकालना है? सीक्वेंस निकालना है कि सबसे पहले तो देखो सबसे पहले कहाँ पे आएंगे शुक्राणु? कहाँ पे बनेंगे? शुक्रजनक नलिकाओं में। उसके बाद में वृषण जालक में। वृषण जालक के बाद में वासा एफरेंसिया में। उसके बाद में अधिवृषण में। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे अपन? अधिवृषण बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे भाई? अधिवृषण बोलेंगे। और ये जो अधिवृषण होता है ना ये 6 मीटर लंबा होता है भाई। 6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 6 मीटर। इसलिए कैसा होता है? ये अति कुंडलित होता है। और ये जो वास्ट डिफरेंस होती है ना ये होती है 45 सेंटीमीटर।
तो सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुक्रजनक नलिका है, उसके बाद में वृषण संचालक रेटे टेस्टिस, उसके बाद में वासा एफेरेंसिया शुक्रवाहिनियां, उसके बाद में एपिडिडाइमिस अधिवृषण, उसके बाद में वाज डिफरेंस शुक्रवाहक। वापस से देखेंगे, देखो वृषण में कितनी लेयर पाई जाती है? 3 पाई जाती है। सबसे बाहर वाली का नाम बताओ। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, इसको अपन हिंदी में भी ये बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो लेयर होती है सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, सबसे बाहरी परत। ये जो वाली परत होती है, क्या ये टेस्टिस को पूरा कवर करती है? क्या नहीं करती। कैसा करती है? इनकम्प्लीटली कवर करती है ना। टेस्टिस को अपूर्ण रूप से ढकती है या फिर घेरे रहती है। ठीक है, और इसकी भी 2 लेयर आपने बताई थी। इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? विसरल। और इसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? पैराइटल। और ये विसरल और जो पैराइटल है इसके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोला जाता है? वेजाइनल कैविटी या फिर वेजाइनल गुहा। और इस गुहा में क्या भरा हुआ रहता है? वेजाइनल फ्लूइड। ठीक है भाई, ये हो गया पहली वाली लेयर। जो दूसरी लेयर होती है उसका क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वाली जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई? WFCT, श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक। श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक। और यही तो वो वाली लेयर है जो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? धस जाती है। यह परत अंदर की तरफ धसकर किसका निर्माण करती है भाई? वृषणीय पिंड का। किसका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 का निर्माण करती है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो 250 होते हैं, इनमें प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाई जाती है? प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3, कितनी? 1 से 3 अति कुंडलित। ये याद रखना भाई, कैसी होती है वो? अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होती हैं? 1 से 3 होती है नलिकाएं पाई जाती है। अच्छा, जैसे एक होता है कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। वैसे ही टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक व क्रियात्मक, समझ जाओगे ना। यूनिट क्या होती है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हिंदी में बोलेंगे शुक्रजनक नलिका। ये हो जाती है दूसरी लेयर के बारे में। ठीक है, दूसरी लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। काम क्या करती है? अंदर की तरफ 10 का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना देती है। कितने? प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 एथिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जो कि टेस्टिस की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? किससे मिलकर बनी होती है? ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। पहली लेयर हो गई है, दूसरी हो गई है, आपको कौन सी बच रही है? तीसरी। तीसरे का नाम बोल दो। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये कैसी लेयर होती है? एक वेस्कुलर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब समझते हो? संवहनीय, जिसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई पाई जाती है। और ये किसको लाइन करती है? यह है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को आश्रित करती है, लाइन करती है। अच्छा, तीनों लेयर में से किस में ब्लड वेसल्स की सप्लाई पाई जाती है? इस वाली लेयर में, है ना। रक्त की आपूर्ति। आश्रित मतलब दोनों साइड से कवर करती है। देखो इधर, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर था ना, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है ना, पूरी तरह कर लेती है। अब देखो, शुक्रजनक नलिकाओं में क्या बनेगा? शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ये अपन को अब सीक्वेंस लिखना है। ये ठीक ऐसे कर लेना भाई। अब देखो, अपन सीक्वेंस पढ़ेंगे किसका? शुक्राणुओं का पथ। सबसे पहले कहां पे आ जाएगा? शुक्रजनक नलिकाओं में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में वृषण जालक, जिसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। वृषण जालक के बाद में वासा इफरेंसिया, शुक्रवाहिकाएं। वासा इफरेंसिया के बाद में अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। अधिवृषण के बाद में
वास्ट डिफरेंस। शुक्र वाहक। अब इसके बाद में कहां पे जाएंगे वो अपन आगे देखेंगे। तो देखो जो टेस्टिस होते हैं उसकी कितनी लेयर होती है भाई, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजाइनलिस, इस ट्यूनिका वेजाइनलिस में भी 2 लेयर पाई जाती है। अंदर वाली कौन सी होती है, विसरल, बाहर वाली कौन सी होती है, पैराइटल परिधीय। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोल दिया है, वेजाइनल कैविटी। इस कैविटी में क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड। जो दूसरी लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आवाज आ रही है क्या, तुम्हारी भी आनी चाहिए। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन सी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि अंदर की तरफ धस जाती है, जो कि अंदर की तरफ धस जाती है और क्या किसका निर्माण कर लेती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, वृषणीय पिंड का। कितने पिंड बना लेती है, एक टेस्टिस में 250 पिंड बना लेती है। और प्रत्येक पिंड के अंदर, प्रत्येक वृषणीय पिंड के अंदर, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, जिनमें आपके प्यारे प्यारे शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। यह शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है शुक्रजनक नलिकाओं में होता है। तो क्या शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर है क्या, इनका काम कहां पे है, मादा जनन तंत्र के अंदर। वहां पे पहुंचाना पड़ेगा, वहां पे पहुंचाने के लिए इनको इधर से निकालना पड़ेगा, तो मतलब इनका आगे का पाथवे भी तुम्हें बनाना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले शुक्रजनक नलिकाएं, उसके बाद में बोल दो ना भाई वृषण जालक, वृषण जालक के बाद में वासा डिफरेंशिया, उसके बाद में अधिवृषण, उसके बाद में वास डिफरेंस। अभी तक पहुंचे नहीं है, मैं छोड़ के आऊंगा वहीं तक। अभी तक अपन ने ये यहीं तक पहुंचाए हैं, तो जितना पहुंचा दिया है उतना तो पढ़ो। इसके बाद में जो तीसरी लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनको क्या करते हैं, आश्रित करते हैं। क्या करते हैं, आश्रित। और एक ये सिंगल लेयर होती है जो कि कैसी होती है, जिसमें रक्त की आपूर्ति पाई जाती है, रक्त की आपूर्ति पाई जाती है। ऐसी कौन सी लेयर है जो वृषणों को सुरक्षा प्रदान करती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। WFCT से मिलकर बनी होती है ना, रेशेदार टिश्यू होते हैं उसमें, तो वो सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है, देखो इधर से तो ढक्कन ही खुला है इसका, क्या सुरक्षा देगी, कौन देता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर देती है। वापस से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो वृषण होते हैं इनका निर्माण होता है उदर गुहा में, जो वृषण होते हैं इनका निर्माण होता है उदर गुहा में, लेकिन जन्म के समय या फिर 7वें महीने में ये आ जाते हैं नीचे की तरफ। बोले तो एक पाउच लाइक संरचना पाई जाती है, इस पाउच लाइक संरचना का नाम होता है वृषण कोश, अंडकोश, स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक। इनका वृषणों का नीचे आने का एक उद्देश्य होता है, टाइम पास के लिए नहीं आते हैं। क्या उद्देश्य है, क्योंकि इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होगा। तो ये जो स्क्रोटम होते हैं, जो वृषण कोश होते हैं, वो टेस्टिस में शुक्राणु के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर उपलब्ध कराते हैं। क्या करवाते हैं, कम टेम्परेचर। अब कितना कम, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। ये कहां पे मिलेगा, स्क्रोटम में मिलता है। टेस्टिस कहां पे मिलेंगे, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहां पे मिलेंगे, उदर गुहा के बाहर। क्या स्क्रोटम और उदर गुहा के बीच में कोई कनेक्शन है, बोल दो ना जरा, है, इंग्वाइनल कैनाल। क्या टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में कोई कनेक्शन है, गुबर्निकुलम। क्या टेस्टिस और उदर गुहा के बीच में कोई कनेक्शन है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या टेस्टिस का भी तापमान हम कम ज्यादा कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। कौन सी मसल, डार्टोस मसल, जो कि शुक्राणु की दीवार के जस्ट नीचे पाई जाती है। क्या हम शुक्राणु को ऊपर लेके जा सकते हैं उदर गुहा के पास, उदर गुहा से दूर, हाँ, किसकी हेल्प से, क्रीमेस्टर मसल की हेल्प से। 3 कनेक्शन, 2 मसल, इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, गुबर्निकुलम, डार्टोस मसल, क्रीमेस्टर मसल। 3 कनेक्शन, 2 मसल,
3 कनेक्शन 2 मसल। समझ गए क्या बात? क्या समझे जो मैंने समझाया? तो जो टेस्टिस है उनका निर्माण होता है उदर गुहा में, लेकिन जन्म के समय या फिर 7वें महीने के टाइम पर ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। स्क्रोटम एक बैग लाइक, एक थैलेनुमा, एक पाउच लाइक संरचना होती है जो उदर गुहा से बाहर उपस्थित होती है, जिसमें 2 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस पाया जाता है। कंपार्टमेंट क्यों पाए जाते हैं कल मैंने आपको समझा दिया था। अगर बाई चांस, कौन से चांस? अगर बाई चांस किसी एक टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया तो वो दूसरे में भी तो हो सकता था ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाता ना। जिंदगी बर्बाद नहीं हो, एक टेस्टिस से भी काम चल जाता है, एक टेस्टिस में भी शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, इसलिए दोनों के बीच में कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस पाया जाता है। प्रत्येक टेस्टिस में 3 लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर वाली, अंदर वाली और दोनों के बीच वाली। सबसे बाहर वाली को मैं बोल दूं क्या? ट्यूनिका वेजाइनलिस। सबसे बीच वाली को मैं बोल दूं क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे अंदर वाली को ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इन तीनों में से, किन तीनों में से? इन तीनों में से रक्त की आपूर्ति इस वाली में, इन तीनों में से सुरक्षा प्रदान करने वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इन तीनों में से ऐसी कौन सी लेयर है जो विरसन को अपूर्ण रूप से ढक देती है, घेर देती है? ऐसे तीनों में से कौन सी लेयर है जिस लेयर के अंदर क्या पाई जाती है? वेजाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, वेजाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन, ऑप्शन सुन लो, वेजाइना, टेस्टिस, स्क्रोटम, फैलोपियन ट्यूब। सोच क्या रहे हो? वेजाइनल फ्लूइड वेजाइना में नहीं मिलेगा, टेस्टिस में मिलेगा, अभी तो बोला है। नाम से नाम मैच मत करो भाई, वेजाइनल फ्लूइड तो वेजाइना में मिलेगा नहीं। 5 नंबर चले जाएंगे। देखो ना भाई, वेजाइनल फ्लूइड, ये डायग्राम किसका बनाया है? वेजाइना का है क्या? टेस्टिस का है ना, तो किधर मिलेगा? वेजाइनल फ्लूइड में मिलेगा ना। टेस्टिस ही बोला था, किसी ने वेजाइना भी सुना था मैंने, तो वेजाइना बोला तो वो तो गलत है फिर, है ना। टेस्टिस बोला तो सच्ची सच्ची बात है। इसलिए घबराना नहीं है कि नाम मैच कर दिए सर, वेजाइना से वेजाइना मैच कर दी, ओके 5 नंबर नहीं 4 नंबर पक्के। घर पे आके देखा सर एनटीए के आंसर की गलत है, ये तो करेक्शन है। तो ऐसे करेक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने आप अलग से लिख दिया है, ये जो भी बात सच्ची है ना, इसको नोट करिए भाई। वृषण कोष कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? उदर गुहा के अंदर के उदर गुहा के बाहर? उदर गुहा के बाहर। और ये 2 कक्षों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक कक्ष में एक एक टेस्टिस पाया जाता है।
ये सीक्वेंस याद रखना भाई, है ना, स्पर्म वाला। सर ये येलो आएगा फिक्स हो गया है। क्या होगा? यूनिक का वैसे बीच में करना है ना, हाँ, तो फिक्स होने क्या ये पाल जाएगी। पालिया नहीं है, ये तो शुक्रजनक नलिका है ये वाली। तो 1 से 3 किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3, ये वाली ना। सर एक बार एक्सप्लेन। हाँ, ये क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो 3 लेयर थी। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनेलिस, दूसरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ धंस जाती है और क्या बना लेती है? ब्रसनीय पिंड बना लेती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ब्रसनीय पिंड है, जो कि एक टेस्टिस में कितने होते हैं? 250। और प्रत्येक पिंड के अंदर 1 से 3 क्या मिलेंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो किसी में 1 मिल सकती है, किसी में 2 मिल सकती है, किसी में 3 मिल सकती है। ठीक है। जो तीसरी लेयर होती है, इस ब्रसनीय पिंड जो होते हैं ना, इनको क्या कर देती है? आश्रित कर देती है, और इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई पाई जाती है, रक्त की आपूर्ति पाई जाती है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होगा? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। इधर से बन बन के वो ब्रसन जालक में आएंगे, उसके बाद में वासा इफरेंशिया में आएंगे। किस में आएंगे? वासा इफरेंशिया में आएंगे, उसके बाद में अधिब्रसन में आएंगे, उसके बाद में वास डिफरेंस में। इसके बाद में कहाँ पे जाएंगे अभी हम बताएंगे। ओके। इसमें जो टेंपरेचर है 2-2.5 डिग्री भी तो हो सकता है, जैसे ऑप्शन नहीं दिया होता। हाँ, वो उसके आसपास मानना पड़ेगा अपन को। हो गया? आगे देखिए। यहाँ पे देखो, इसको अपन शुक्रवाहिका भी बोल सकते हैं। शुक्रवाहिनियां, अपवाही नलिकाएं। देखो इस डायग्राम में ये कौन सी है? वासा इफरेंशिया है। ठीक है। तो ये देखो, जो वासा इफरेंशिया है वो पार्ट किसका है? टेस्टिस का है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स है, क्या वो टेस्टिस के अंदर है कि टेस्टिस के बाहर है? टेस्टिस से बाहर है। तो वासा इफरेंशिया तक का जो पार्ट होता है, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ब्रसन जालक और वासा इफरेंशिया, इनको बोला जाता है क्या? अंतरा या फिर अंतः ब्रसनीय संरचनाएं। और इसके बाद में जो भी संरचनाएं आएंगी उनको क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। ये जो नलिकाएं होती हैं वो ब्रसन के बाहर पाई जाती हैं, ये जो नलिकाएं होती है वो ब्रसन के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा ब्रसन जालक और वासा इफरेंशिया। तो देखो, अपन वासा इफरेंशिया के लिए क्या बोलेंगे कि जो वासा इफरेंशिया है वो टेस्टिस से निकलकर, ध्यान से सुनना, वासा इफरेंशिया टेस्टिस से निकलकर किसमें एंट्री लेती है? अधिब्रसन में। और ये जो अधिब्रसन है वो टेस्टिस के अग्र साइड पे उपस्थित है कि पश्च साइड पे? पश्च पे। तो देखो, वासा इफरेंशिया टेस्टिस से निकल करके टेस्टिस के पश्च साइड में उपस्थित अधिब्रसन में खुलता है। सर ये किसका पार्ट माना है? टेस्टिस का? कौन सा?
वासा एफरेंसिया को टेस्टिस के अंदर ही माना जाएगा, क्योंकि ये खुलता किसमें, जो कि बाहर उपस्थित होता है। खुलता भी अधिवेशन। हाँ, तो जो वो बाहरी उपस्थित है ना, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए, लिख रहा हूं मैं, है ना, लिख लेना है। वासा एफरेंसिया व्रेसन से निकलकर व्रेसन के पश्च भाग में उपस्थित, क्या उपस्थित होता है भाई पश्च भाग में, अधिव्रेसन। अधिव्रेसन में खुलती है। अब बात करते हैं अपन अधिव्रेसन की। इधर ध्यान दो, बाद में कर लेना नोट। अधिव्रेसन एपिडिडाइमिस, लेंथ कितनी होती है भाई इसकी, 6 सेंटीमीटर मीटर, 6 मीटर लॉन्ग। अब देखो, अपन ने भी बोला था कि शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो कहां पे होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में। कहां पे होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में। शुक्राणुओं का काम क्या होता है, निषेचन करना। क्या करना, निषेचन करना। मतलब कि अभी निषेचन कर पाने में सक्षम है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, इनकी जो एक्टिविटी है, तो निषेचन करने के लिए इनको तैरते हुए कहां पे जाना पड़ेगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। तो तैरने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो इनका फंक्शनल जो मैचुरेशन है, क्रियात्मक परिपक्वन है, वो कहां पे किया जाता है, अधिव्रेसन में किया जाता है। किसका, शुक्राणुओं का। भाई शुक्राणु बन तो कहां पे गए हैं, शुक्रजनक नलिकाओं में, लेकिन अभी भी वो निषेचन करने में क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो इनका क्रियात्मक परिपक्वन कहां पे किया जाएगा, अधिव्रेसन के अंदर। याद करो वो दिन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अपन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अपने लिखा था कि इनका पहला काम तो क्या होता है, युग्मकों का ट्रांसफर करवाना, और दूसरा युग्मकों का परिपक्वन करवाना। तो क्या ये जो अधिव्रेसन है, क्या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसका काम क्या होता है, शुक्राणु। शुक्राणु क्या युग्मक ही तो है, तो युग्मकों का परिपक्वन करवाना। बन तो कहां पे गए हैं, शुक्रजनक नलिकाओं में, लेकिन परिपक्वन कहां पे होगा, अधिव्रेसन में होगा। दूसरा काम इसका, शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से क्या करना, संग्रहित करना। भाई बन बन के बाहर आते जाएंगे। यहाँ पे क्या देखो कितना लंबा है, 6 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, तो वो अस्थायी रूप से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शुक्राणु को जो निषेचन करने का काम है वो नर के अंदर है कि मादा के अंदर है, मादा के अंदर है। तो अपन ने क्या कर दिया, देखो शुक्राणुओं को गतिशीलता यहाँ पे प्रदान करवा दी, शुक्राणुओं का परिपक्वन यहाँ पे करवा दिया, और शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह भी यहाँ पे करवा दिया। लेकिन क्या उनको जब वो गतिशीलता प्रदान करवाई है, जो उनको अपन ने परिपक्वन किया है, तो क्या उनकी जो एक्टिविटी है वो ऐसे के ऐसे रहने दे, क्या उसको संदमित कर देनी चाहिए, यहाँ पे नर के अंदर संदमित कर देनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर वो यहाँ पे अस्थायी रूप से पड़े रहेंगे तो पूरी की पूरी जो उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब इधर ही पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उधर जाके क्या करेंगे, दूसरों को देखेंगे क्या, नहीं समझे। पहला काम तो क्या है कि देखो शुक्राणु बने तो कहाँ पे, शुक्रजनक नलिकाओं में बन गए, लेकिन अभी भी वो क्या नहीं है, परिपक्वन नहीं है। तो परिपक्वन का काम किसमें किया जाएगा, अधिव्रेसन में। तो शुक्राणुओं का क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाला परिपक्वन, उसकी जो आकार आकृति है वो तो बन गई है, लेकिन अभी भी कार्य करने में वो कैसे नहीं है, सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो उनकी क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ पे किया जाएगा, अधिव्रेसन में। उनको स्टोर भी कहाँ पे किया जाएगा, अधिव्रेसन में। उनकी मोटिलिटी मतलब उनको गतिशीलता भी कहाँ पे प्रदान की जाएगी, अधिव्रेसन में। लेकिन गतिशीलता प्रदान तो कर दी है, मतलब उनमें एक्टिविटी तो डाल दी है, उनमें निषेचन करने के लिए क्षमता तो डाल दी है, लेकिन क्या उस क्षमता का यूज ऐसा थोड़ी ना नर में ही करना है, नर में नहीं करना, कहाँ पे करना है, मादा में करना है। और मादा में तो कब करेंगे, जब वो पहुंचेंगे,
पहुंचेंगे तभी तो कर पाएंगे, जरूर थोड़ी ना आज ही पहुंच रहे हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी देने के बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, संदमित कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि जब अपन ने एक्टिविटी संदमित कर दी तो उधर पहुंच भी जाएगा तो फिर कैसे काम करेगा। तो वहां पे क्या किया जाता है, उसका जो हेड होता है ना, उस पर कुछ ऐसी प्रोटीन्स लगा दी जाती है कि वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जैसे ही जाता है तो फीमेल की जो वेजाइना होती है, जो यूट्रस होता है, जो सर्विक्स होता है, उसके जो कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उसका जो मीडियम होता है, उस माध्यम में जाते ही वो क्या होता है, वो जो प्रोटीन है वो डिजोल्व हो जाती है। और जब प्रोटीन डिजोल्व हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी वापस से आ जाती है। और जब एक्टिविटी वापस से आ जाएगी तो क्या कर पाएगा, वो निषेचन कर पाएगा। तो शुक्राणुओं का क्षमता जो मिली थी उनको, जो उनकी निषेचन की जो क्षमता थी वो कहाँ पे मिली है, अधिवृषण में मिली है। शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह कहाँ पे किया जाता है, अधिवृषण में किया जाता है। शुक्राणुओं को गतिशीलता कहाँ पे प्रदान की जाती है, अधिवृषण में की जाती है। और शुक्राणुओं की जो वो क्षमता थी उसको संयमित डीकैपेसिटेशन बोला जाता है उसको, वो कहाँ पे किया जाता है, अधिवृषण में किया जाता है। एक होता है डीकैपेसिटेशन, एक होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटी मतलब निषेचन करने की जो कैपेसिटी है उसको मिलेगी कहाँ पे, मादा के अंदर, और उसको डीएक्टिवेट कहाँ पे कर दिया अपन ने, अधिवृषण के अंदर। एक होता है डीकैपेसिटेशन, एक होता है कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन तो कहाँ पे हो जाता है, मादा के जनन भाग में हो जाता है, और डीकैपेसिटेशन कहाँ पे हो जाता है, उसका अधिवृषण हो जाता है। जैसे दो शब्द होता है ना, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, वैसे यहाँ पे ये नाम होते हैं। तो अधिवृषण के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं, देखिए। फंक्शन, पहला इसका जो फंक्शन होता है वो तो क्या होता है भाई, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन। अपन ने क्रियात्मक परिपक्वन क्यों बोला है, क्योंकि उनका आकार जो और आकृति थी वो तो शुक्रजनक नलिकाओं में ही बन जाता है। पहला काम क्या है, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन। दूसरा काम क्या है, शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण। तीसरा काम क्या है यहाँ पे, शुक्राणुओं को गतिशीलता। गतिशीलता मतलब मोटिलिटी। गतिशीलता भी प्रदान यहाँ पे की जाती है। और क्या है, डीकैपेसिटेशन, मतलब कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करना, को इनहिबिट करना, अवरुद्ध करना। ऑफ स्पर्म। ये चारों पॉइंट पढ़ के देखो भाई, कोई दिक्कत है तो वापस बताता हूं मैं फिर। पहला काम तो क्या है, शुक्राणुओं का क्रियात्मक रूप से क्या करना, परिपक्वन करना, उनको परिपक्व कर दिया है। उसके बाद में उनका अस्थायी रूप से क्या भी किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा। देखो इधर बन तो कहां पे जाएंगे, इन शुक्रजनक नलिकाओं में। फिर यहाँ से निकल कर कहाँ पे आ जाते हैं, ये अधिवृषण में आ जाते हैं। अधिवृषण देखो कितना लंबा है, 6 मीटर लंबा है। इसमें क्या किया जाएगा, शुक्राणु निकल करके यहाँ पे आएंगे और उनका क्या कर दिया जाएगा, क्रियात्मक परिपक्वन कर दिया जाएगा। इसी में उनको अस्थायी संग्रह कर दिया जाएगा, इसी में उनको गतिशीलता प्रदान कर दी जाएगी, और इसी में उनकी निषेचन क्षमता को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। निषेचन क्षमता को अवरुद्ध करने का जो लॉजिक है वो यही है
कि ये देखो 6 मीटर लॉन्ग है। और बताओ अभी तो अगर यहाँ पे वो चालू रहेगी, निषेचन क्षमता चालू रहेगी, तो यहाँ से तो अभी तो देखो और भी तो रास्ता पार करना है इसको, वहीं पे क्या हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और जब यहीं पे एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बताओ वहां पे जाके निषेचन कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या चाहते हैं कि वो वहां पे जाके उनको निषेचन करने में बनाए। तो वहां पे क्या है, जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट का जो माध्यम है वो क्या कर देता है, इसको जो अपन ने इनहिबिट किया ना, ये एक्टिविटी वहां पे क्या आ जाती है, वापस से आ जाती है। और वहां पे क्या कर पाता है, वो निषेचन करने में सक्षम हो पाता है। और जरूरी नहीं है कि ये क्षमता आ गई तो निषेचन कर ही लेगा, क्योंकि फिर भी तो हमें होड़ लगती है ना। जो सबसे पहले ओवम के पास में पहुंच जाता है उसी को क्या मिलता है, निषेचन करने का मौका दिया जाता है। क्लियर है? तो देखो जो वासा इफेरेंशिया है वो ब्रेसन से निकल करके किसमें ओपन हो गई है, अधिब्रेसन में। अधिब्रेसन के बारे में अपन ने ये सब पढ़ लिया। इसके 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस और कॉर्डल। अधिब्रेसन के बाद में जो भाग आता है वो कौन सा वाला भाग है भाई, वास डिफरेंस। कौन सा है, वास डिफरेंस। अब देखो होता क्या है कि ये जो वास डिफरेंस है ना, कौन सा है, फास्ट डिफरेंस। अब देखो ये यहाँ से तो आ गया है, ये तो अपन के बता रहे हैं, अपन मतलब पार्ट किस में चल रहा है, स्क्रोटम के अंदर ही चल रहा है। अभी टेस्टिस से बाहर निकल गया वो, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, उधर गुहा की तरफ। कहाँ पे जाएगा ये वाली है ना, ऊपर घूम जाती है उधर गुहा की तरफ। और उधर गुहा में जाने के बाद में जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके तरफ क्या बना लेता है, लूप बना लेता है, मतलब उसके ऊपर कुंडलन बना लेता है। जैसे मान के चलो यूं ऊपर से आ रही हूँ भाई, एक इधर का टेस्टिस एक इधर का टेस्टिस, ये ऊपर से निकल करके ऐसे आ रही होगी। ऊपर क्या है, मूत्राशय, मूत्राशय के ऊपर क्या बना दिया है, ऐसे लूप बना दिया है। और फिर मूत्राशय वाले पार्ट में क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ऊपर नीचे से आई ऊपर, उधर गुहा के चार ऊपर आती हुई लूप बनाया और ओपन हो जाती है। अब ओपन होने के बाद में वो अपन को क्या मिलेंगी, 3 ग्रंथियां मिलती है। कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल और बर्बोरेटर। देखो मैं बताता हूं तुम्हें कौन कौन सी है। चलो अपन बना लेंगे। तो देखो जो वास डिफरेंस होती है वो अब कहां से किसको लीव करेगी, अधिब्रेसन को। अधिब्रेसन से कौन से निकल रही है, वास डिफरेंस निकल रही है। और अधिब्रेसन से निकल करके ये कहां पे जाती है, ऊपर की तरफ, मतलब उदर गुहा की तरफ जाती है। और मूत्राशय के ऊपर क्या बना लेती है, लूप बना लेती है। उसके आगे का देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट किसका है, मूत्राशय का। ठीक है, नीचे से कौन आ रही होगी, वास डिफरेंस। ये देखो नीचे से वास डिफरेंस आ रही होगी ऊपर, उधर गुहा की तरफ आई। और ये क्या है, मूत्राशय, इसके ऊपर क्या बना दिया है, लूप बना दिया है। एक आएगी कि 2 आएंगी, 2 आएंगी, दोनों की साइड से। ये भी क्या बना दिया है, लूप बना दिया है लूप। ये क्या है, मूत्राशय है। मूत्राशय के बाद में जो पार्ट आता है वो कौन सा होगा, मूत्र मार्ग होगा भाई। कौन सा पार्ट होगा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के बाद में यह है मूत्र मार्ग वाला पार्ट। ठीक है, ये पेनिस वाला पार्ट है और ये यूरिनोजेनिटल मीएटस है। अब देखो इधर कि ये वास डिफरेंस है, उधर गुहा की तरफ आई, मूत्राशय के ऊपर लूप बनाया। और किस में ओपन होना चाहिए था इसको, मूत्र मार्ग में ओपन होगी ना। तो मूत्र मार्ग में ओपन होने से पहले ये इसका जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूला फूला एम्फुला बना लेता है। क्या बना लेता है, फूल करके एक
एम्फुला वाला पार्ट बना लेता है। ये क्या बना दिया भाई, एम्फुला बना दिया। अब इसी एम्फुला में यहाँ पे जो ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी वाली ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल, बोले तो शुक्राशय, उससे भी एक क्या आ जाती है, एक नली आ जाती है और वो भी इसमें ही ओपन हो जाती है। तो देखो ये खुद वास डिफरेंस और ये शुक्राशय दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बना लेती है, इसको बोल दिया जाता है स्क्लन नलिका। क्या बोल दिया जाता है इसको, स्क्लन नलिका। और ये जो स्क्लन नलिका है वो किस में ओपन हो जाती है, मूत्राशय में, सॉरी मूत्र मार्ग में। किस में हो जाती है, मूत्र मार्ग में। और ये वाला जो मूत्र मार्ग होता है ना, यहाँ पे जो ग्रंथि पाई जाती है वो दूसरी ग्रंथि होती है, कौन सी वाली, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो बताइए सेमिनल वेसिकल या फिर शुक्राशय की जो ग्रंथि होती है वो कितनी ग्रंथि होती है, नंबर में 2, एक एरी और एक एरी। जो प्रोस्टेट है वो कितनी होती है, 1। ये देखो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये मूत्र मार्ग है और उसके पीछे ये ऐसा है, तो इसकी वजह से है तो एक ही है ना, लेकिन ये बीच में आ रही है इसलिए आपको कैसे दिखाई दे रहा है, 2 है, लेकिन पीछे की साइड में तो है कितनी, ये एक ही है। तो सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, 2 होती है। और ये वाली कितनी होती है, प्रोस्टेट, ये एक ही होती है। टोटल अपने ग्रंथियां कितनी पड़ी थी, 3। एक तो शुक्राशय, एक पुरस्थ और एक कंद मूत्रपथ। तो वो वाली कौन सी है, देखो ये वाली यहाँ पे है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये वाली भी कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो ये जो मूत्र मार्ग है ना, इनको पहले अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। ये मूत्र मार्ग का वो वाला हिस्सा है जिसमें प्रोस्थ ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। तो इस वाले मूत्र मार्ग को बोल दिया जाता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो मूत्र मार्ग है इसको बोल दिया जाता है क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोल दिया जाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पूरा एंडिंग तक पार्ट है इसको बोल दिया जाता है पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि इसमें क्या रीजन, क्या प्रेजेंट होता है, पेनिस प्रेजेंट होता है। ये हो गए तीनों के तीनों मूत्र मार्ग। ये क्या है, मूत्राशय है, ठीक है। तो देखो वास डिफरेंस अधिवृषण से निकल करके ऊपर की तरफ उदरगुहा की तरफ आती है और मूत्राशय के ऊपर लूप बना लेती है, बना लिया लूप। और यह इस वाले मूत्र मार्ग में खुलने से पहले इसका जो भाग है वो फूल जाता है और इस फूले हुए भाग को बोल दिया जाता है एम्फुला। फूला फूला एम्फुला। और एम्फुला में ही क्या आ जाती है, इधर से सेमिनल वेसिकल से भी एक डक्ट आ जाती है जो कि ओपन हो जाती है। अब वास डिफरेंस और ये सेमिनल वेसिकल मतलब कि शुक्राशय की जो नलिका है दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बना लेती है जिसको स्क्लन नलिका या फिर इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया जाता है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में ही कहाँ पे खुल जाती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। जो दूसरी ग्रंथि होती है वो पाई जाती है कहाँ पर, मूत्राशय के जस्ट नीचे पाई जाती है, मूत्राशय के जस्ट नीचे पाई जाती है, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये नंबर में कितनी होती है, 1 ही होती है। इसके अलावा एक और ग्रंथि होती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल बोला जाता है, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो मतलब बल्ब की तरह। देखो इसका ये जो पार्ट तुम्हें बल्ब की तरह दिखाया हुआ है, फूला हुआ, यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के दोनों साइड पे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, बल्बो यूरेथ्रल। या फिर इसको बोल दिया जाता है क्या, कंद मूत्र पथ। मूत्र के पथ पे आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। और ये देखो कंद की जैसे संरचना है, हिंदी में बल्ब को कंद बोल दिया जाता है, आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे तो ये देखो ये 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो शुक्राशय कितनी होती है, 2 होती है। पुरस्थ कितनी होती है, 1 होती है। और बल्बो यूरेथ्रल भी कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। तो एक बार इसके अपन लेबलिंग करते हैं। ये वाली बताओ क्या है, ये है वास डिफरेंस। शुक्रवाहक, ये क्या है, शुक्रवाहक है। अब ये क्या है, उसका शुक्रवाहक का फूला हुआ भाग जिसको बोल दिया जाता है एम्फुला। एम्फुला ऑफ वास डिफरेंस। ये वाली बताओ ग्रंथि कौन सी है भाई, शुक्राशय।
शुक्राशय कितनी होती है? 2 होती है। शुक्राशय को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे? 2 से। अब ये दोनों मिलकर के जो नलिका बनाती है उस नलिका का नाम क्या है भाई? ये इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलनीय नलिका या फिर वाहिनी। ठीक है, ये कौन सा है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग है ना। यूरेथ्रा का मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग। ये जो ग्रंथि है ये वाली कौन सी है ग्रंथि? प्रस्थ ग्रंथि है। कितनी होती है भाई? 1 होती है। ये वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल। इसी का कोई दूसरा नाम भी होता है क्या? काउपर्स। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है कौन सा? पेनाइल यूरेथ्रा। इसमें ये क्या मिलेगा भाई? पेनिस मिलेगा। ये पेनिस का क्या है? फूला हुआ पार्ट, जिसको बोल दिया जाता है क्या? ग्लांस पेनिस। यहाँ पे ये जो ओपनिंग पाई जाती है ये जो ओपनिंग होती है ना इसको बोला जाता है मूत्र जनन छिद्र, जिससे मूत्र भी बाहर आ जाता है और स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? मूत्र जनन छिद्र, यूरिनोजेनाइटल मीएटस या फिर जेनाइटल मीएटस बोल दिया जाता है, क्योंकि इसी से मूत्र बाहर आएगा और इसी से स्पर्म बाहर आते हैं, तो दोनों इसी से बाहर आते हैं। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं कि जो नर में जो मूत्र मार्ग होता है ये पूरा का पूरा मूत्र मार्ग तो है, ये भी यूरेथ्रा, ये भी यूरेथ्रा, ये भी यूरेथ्रा। किसका है ये? नर का कि मादा? नर का जो मूत्र मार्ग होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मादा का जो मूत्र मार्ग होता है वो केवल और केवल 4 सेंटीमीटर का होता है। तो एक बात बताओ, जो नर में मूत्र मार्ग के 2 काम है, एक तो मूत्र का परिवहन करवाना और दूसरा शुक्राणुओं का परिवहन करवाना। क्या मादा में भी ऐसे ही होता है क्या? मादा में मूत्र के लिए अलग से ओपनिंग पाई जाती है और जो स्पर्म जो ओवामूत्र है उसके लिए अलग से ओपनिंग्स पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो नर में जो मूत्र मार्ग होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, लेकिन मादा में केवल और केवल 4 सेंटीमीटर का होता है। नर में मूत्र के लिए और स्पर्म वगैरह के लिए दोनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग पाई जाती है, जिसको बोल दिया जाता है क्या? मूत्र जनन छिद्र। लेकिन मादा में दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है। एक को बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग और एक को बोला जाता है क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ये अपन लिख रहे थे कि वाज डिफरेंस अधिवृषण से निकलकर अधिवृषण से निकलने के बाद में कहां पे जाएगी भाई? उधर गुहा की तरफ जाती है। उधर गुहा की तरफ जाने के बाद में मूत्राशय के ऊपर क्या बना लेती है? लूप बना लेती है, वलन बना लेती है। मूत्राशय के लूप बनाती है। अब ये खुलेगी किस में? देखो, मूत्र मार्ग में। लेकिन मूत्र मार्ग में खुलने से पहले क्या हो जाती है? फूल जाती है और फूला फूला एम्फूला बना लेती है, और इसी एम्फूला में उसके जो दूसरी ग्लैंड होती है उसके क्या आ जाते हैं भाई? डक्ट ओपन हो जाती है। फिर ये दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट बना लेती है, जिसका नाम क्या है? स्खलनीय नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। मूत्राशय के ऊपर क्या बना लेती है? लूप बनाती है तथा मूत्र मार्ग में
खुलने से पहले फूल जाती है। अब फूला फूला एम्पुला फूल जाती है तथा क्या बना लेती है भाई, एम्पुला बना लेती है। और फिर इसी एम्पुला में क्या हो जाता है, इसी एम्पुला में कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि से एक नलिका आकर खुलती है। आकर खुल गई। अब वाज डिफरेंस की नलिका और ये वाली नलिका दोनों मिली जाती है, ये दोनों मिलकर एक संयुक्त वाहिनी या फिर संयुक्त नलिका, और उसका नाम क्या है, स्खलनीय नलिका बना लेती है। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेती है, संयुक्त नलिका। इजैकुलेटरी डक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्खलनीय नलिका। स्खलनीय नलिका के रूप में किसमें खुलेगी, मूत्र मार्ग में खुलती है। क्लियर है भाई। देखो इधर से शुक्रवाहक आएंगे, उधर गुहा की तरफ, मूत्राशय के ऊपर लूप बना लिया, मूत्र बार में खुलने वाले थे, उससे पहले फूल गई, फूला फूला एम्पुला बना लिया। इसी एम्पुला के साथ में शुक्राशय से नलिका आ जाती है, दोनों नलिका कॉमन हो जाती है, संयुक्त नलिका बना लेती है। इस संयुक्त नलिका का नाम है स्खलनीय नलिका। स्खलनीय नलिका के रूप में ये खुल जाते हैं किसमें, मूत्र मार्ग में। इसी के साथ में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, जो कि मूत्राशय के जस्ट नीचे उपस्थित होती है, नंबर में 1 होती है। क्या रिलीज करती है थोड़ी देर में बता दूंगा। इसी के साथ में 2 ग्रंथियां और पाई जाती है, बल्बो यूरेथ्रल, जो कि मिलती तो कहां पे है, देखो प्रेजेंट तो कहां पे ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, लेकिन ओपनिंग कहां पे हो रही है इनकी, पेनाइल यूरेथ्रा में। मिलती कहां पे है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। देखो ये बल्बलाइक संरचना कहां पे है इनकी, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, लेकिन खुल कहां पे रही है, पेनाइल यूरेथ्रा में। 3 यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। सबसे ज्यादा जो लंबा जो पार्ट होता है वो कौन सा वाला पार्ट है, पेनाइल यूरेथ्रा। कितना होता है, 15 से 16 सेंटीमीटर का। टोटल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है। नर में ज्यादा कि मादा में ज्यादा, मादा में 4 सेंटीमीटर की होती है। तो नर में ज्यादा हुई कि मादा में ज्यादा, नर में ज्यादा होती है। नर में शुक्राणुओं के लिए और मूत्र के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है, मादा में भी ऐसा ही होता है क्या, नहीं है। मादा में वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है। ये अपन ने पढ़ा है क्या पे, सहायक ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां होती है ना भाई। हाँ, एम्पुला जहाँ पे भी पूरी बॉडी, अब मेमोरी ग्लैंड में भी आएगा, जहाँ पे भी कोई भी चीज फूल जाती है, फूला फूला एम्पुला कहीं पे भी आए तो वो ऑप्शन आएगा ना कि किसका एम्पुला पूछ रहा, वाइट डिफरेंस का एम्पुला है वो मेमोरी ग्लैंड का एम्पुला होता है, वो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला होता है। अब जैसे कि आपसे पूछा कि निषेचन
किसके एम्फुला में होता है, तो इसके में तो होने से रहा है, तो एम्फुला है ना, तो अपन क्या बताएंगे फेलोपियन ट्यूब का। दूध का जो निर्माण है अगर मिल्क से रिलेटेड आता है तो क्या बताओ फेलोपियन ट्यूब वाला बताओगे कि वाज डिफरेंस वाला बताओगे कि स्तन ग्रंथियों वाला बताओगे, स्तन ग्रंथि। तो वो किससे रिलेटेड पूछा है उसके अनुसार अपन को आंसर देना है, ठीक है, इतना करिए। ग्रंथियों के बारे में भी अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे अभी, है ना।